नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चंस जो है आपके एमपी सिविल जज एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले मैंने लिमिटेशन एक्ट के काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 लागू है। ये जो परिसीमा अधिनियम है ये बताना है आपको कि भारत में कहाँ पर लागू है। तो संपूर्ण भारत पर है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य के। जम्मू कश्मीर राज्य पर परिसीमा अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू नहीं है। इसके अलावा पूरे भारत पर लिमिटेशन एक्ट लागू है। परिसीमा अधिनियम की धारा 1-2 के अनुसार उसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अगला प्रश्न है, परिसीमा अधिनियम 1963 कब से लागू है। तो ये 1 जनवरी 1964 से परिसीमा अधिनियम लागू है। यह अधिनियम 1 जनवरी 1964 से प्रवर्तन में आया। अगला प्रश्न है, परिसीमा अधिनियम में परिभाषित है। तो परिसीमा अधिनियम जो है इसमें अपकृत्य, न्यासी, परिसीमा काल और सुखाचार ये सभी जो है इसमें परिभाषित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 2 में अपकृत्य, 2 में न्यासी, 2 में परिसीमा काल, 2 में सुखाचार परिभाषित है। तो क्वेश्चन बनेगा अगर परिसीमा काल में क्या परिभाषित है तो अपकृत्य भी, न्यासी भी है, परिसीमा काल भी और सुखाचार भी है। अगला प्रश्न है, परिसीमा काल में वह काल अभिप्रेत है। परिसीमा काल में काल से जो अभिप्रेत है वो है जो वाद के लिए अनुसूची द्वारा विहित है, जो अपील के लिए अनुसूची द्वारा विहित है, जो आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर जो है डी होगा, उपरोक्त सभी, कि इन सभी के द्वारा जो अनुसूची में विहित है, वाद, अपील और आवेदन, इन सभी के लिए अनुसूची में जो विहित है ये सभी जो है काल होंगे। तो अधिनियम की धारा 2 के अनुसार परिसीमा काल वह परिसीमा काल विपरीत है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है। अगला प्रश्न है, विहित काल के पश्चात यह संशोधित वाद, की गई अपील और किया गया आवेदन तो क्या ये खारिज हो जाएगा। क्या पर्याप्त हेतु दर्शित करने पर खारिज नहीं किया जाएगा, या ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार धारा 4 से 24 तक, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं, 3 और 4 दोनों आएंगी, 4 और 24 दोनों आएंगी। अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन यह है कि विहित काल के पश्चात यह संशोधित वाद, की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई न गई हो। धारा 4 से 24 तक उन पर्याप्त हेतुकों का वर्णन है जिनके दर्शाने पर वाद, अपील या आवेदन परिसीमा काल के बाद भी दाखिल करने पर खारिज नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, जब परिसीमा काल का उस दिन समाप्त हो रहा हो जिस दिन न्यायालय बंद हो वहाँ वाद संस्थगित किया जाएगा। तो जिस दिन न्यायालय फिर से खुलेगा फिर से वाद वहाँ पर संस्थगित किया जाएगा। जब परिसीमा काल उस दिन समाप्त हो रहा हो जिस दिन के न्यायालय बंद हो तो कब होगा बाद में संस्थगित, ये हो जाएगा जिस दिन न्यायालय खुलेगा। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जहाँ की किसी वाद, अपील का आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता है जिस दिन न्यायालय बंद हो वहाँ उस दिन वाद संस्थगित किया जा सकेगा, अपील की जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर से खुलेगा। अगला प्रश्न है, कुछ मामलों में विहित काल यानी कि प्रीडिस्क्राइब्ड पीरियड का विस्तार किया जा सकता है। तो कुछ मामलों में किया जा सकता है धारा 5 के अंतर्गत। धारा 5 के अंतर्गत ये है बात कि धारा 5 में पर्याप्त हेतु की स्थिति में विहित काल के विस्तार किए जाने के बारे में उपबंध किया गया है। इस धारा के अनुसार कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 में उपबंध है के अधीन किसी के आवेदन से भिन्न हो विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा, यद्यपि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का वह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। अगला प्रश्न है, विलंब माफी का आवेदन किया जा सकता है। विलंब माफी का आवेदन किया जाएगा धारा 5 के अंतर्गत।
अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कतिपय परिस्थितियों में आवेदन या अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ़ कर दिया जाता है। अधिनियम में कही गई पर्याप्त कारण की व्याख्या नहीं की गई है, किंतु अनेक मामलों में यह स्पष्ट निर्णय लिया जा चुका है कि इसका अर्थ ऐसा कारण होना चाहिए जो उस पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो जो इस धारा का सहारा लेना चाहता है। यद्यपि विलंब के कारण जो पक्षकार की उचित सावधानी से बचाया जा सके तो उसे धारा 5 के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। ये बताया गया था प्रसन्नो बनाम हजारा सिंह AIR 1968 पंजाब 352 के बाद में। तो अगर विलंब माफ़ी का आवेदन किया जाएगा तो धारा 5 के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, यदि वाद संस्थगित करने का या किसी डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हकदार व्यक्ति पागल या अपर्याप्त वय हो, वहाँ वाद संस्थगित या आवेदन किया जाएगा तो ये निर्योग्यता के अंत होने के पश्चात किया जाएगा। अधिनियम की धारा 6 में विधित निर्योग्यता के बारे में बताया गया है। धारा 6(1) के अनुसार जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संस्थगित करने या डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो, उस समय जब से विहित की गणना की जानी है अपर्याप्त वय या पागल या जड़ हो, वहाँ उस निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वाद संस्थगित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के 3 स्तंभ में तदर्थ निर्दिष्ट समय में अनुज्ञात होता। अगला प्रश्न है, जहाँ की वाद संस्थगित करने या डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्ततः हकदार व्यक्तियों में से कोई एक ऐसी निर्योग्यता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन किया जा सकता हो, तो वहाँ पर उन सब के विरुद्ध समय का चलना प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डिटेल देखते हैं इस प्रश्न की। इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जहाँ की वाद संस्थगित करने या डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्ततः हकदार व्यक्तियों में से कोई एक निर्योग्यता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन किया जा सकता हो, वहाँ उन सबके विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाता है, किंतु जहाँ की ऐसा उन्मोचन न किया जा सकता हो, वहाँ उनमें से किसी के भी विरुद्ध जो है तब तक समय का चलना प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि उनमें से कोई एक अन्यों की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ ना हो जाए या उस निर्योग्यता का अंत ना हो जाए। अगला प्रश्न है, जहाँ की एक बार समय का चलना आरंभ हो जाए वहाँ वाद संस्थगित करने या आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता। किस धारा में कहा गया है? तो ये कहा गया है धारा 9 में। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जहाँ की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहाँ वाद संस्थगित करने या आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता, परंतु जहाँ की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहाँ ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद किस परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि वह प्रशासन चलता रहेगा। अगला है, जहाँ की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुमोदन कर दिया गया हो, वहाँ ऋणी वसूल के बाद के परिसीमा काल का चलते रहना निलंबित रहेगा जब तक कि प्रशासन चलता रहेगा। धारा 9 के अनुसार है, जहाँ पर एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाता है वहाँ वाद संस्थगित करने या आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता, ये हम देख चुके हैं, अयोग्यता से वह नहीं रुकता, परंतु जब तक कि लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहाँ ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि वह प्रशासन चलता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। परिसीमा काल की गणना करने में निम्नलिखित समय का अपवर्जन किया जाएगा। उस वह दिन जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है, डिक्री, दंडादेश या आदेश की जिसकी अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए आरक्षित समय। तीसरा है, पंचाट के अपास्त किए जाने के लिए आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में पंचायत की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय या उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो उपरोक्त सभी होगा। परिसीमा काल की संगणना करने के लिए ये तीनों ही ऑप्शन है जिनमें कि अपवर्जन किया जाएगा। ये धारा 12 में एक वैध कार्यवाही
में लगे समय का अपवर्जन के बारे में उपबंध किया गया है। तो इस धारा में देखें तो पहला है वाद, अपील या आवेदन के लिए मर्यादा काल की संगणना में वह दिन जिससे समय बीतना आरंभ हो जाता है छोड़ दिया जाता है। दूसरा है डिक्री, दंडादेश या आदेश की जिसकी अपील की गई है प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने में अपेक्षित समय छोड़ दिया जाता है। तीसरा है जहाँ की अज्ञप्ति की अपील की जाए या पुनर्विलोकन कराने का प्रयास किया जाए वहाँ वह समय भी अपवर्जित कर दिया जाए जो कि निर्णय की प्रति प्राप्त करने में अपेक्षित हो। चौथा है किसी पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन के लिए परिसीमा काल की गणना में उस समय का अपवर्जन कर दिया जाए जो कि पंचाट की प्रति प्राप्ति में अपेक्षित हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है जहाँ की अकिंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया हो वहाँ वह प्रतिक्षेपित हो गया हो वहाँ उस वाद अथवा अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना करने में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदन उस इजाज़त के लिए अपना आवेदन सद्भावपूर्वक अभियोजित करता रहा हो। दूसरा है बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन कर दिया जाता है। और तीसरा है व्यादेश या आदेश का समय जितने समय के लिए वाद संस्थगित करने किया जाना रोक दिया गया हो। तो ये तीनों ही जो है सत्य है। इसका मतलब आंसर डी होगा कि उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। देखिए अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उस दिशा में समय के अपवर्जन के बारे में उपबंध किया गया है जहाँ की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाज़त करने के लिए आवेदन किया गया हो। धारा 14 में बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अकिंचन के बारे में बताया गया है। और धारा 15 के 1 में उस समय का अपवर्जन के बारे में बताया गया है जितने समय के लिए व्यादेश आदेश द्वारा संस्थगित किए जाने से रोक दिया गया हो। तो ये तीनों ही जो है सही है, धारा 13, 14 और 15। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये तीनों कथन ही सत्य हैं। देखते हैं कथन क्या है। जहाँ की कोई व्यक्ति जीवित होता तो वाद संस्थगित कर सकता था, उस अधिकार के उत्पन्न होने से पहले मर जाता है वहाँ परिसीमा काल की संगणना उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए। दूसरा है विकल्प ए के कथन नियम की कोई बात शुभाधिकारियों को प्रवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होगी। तीसरा है विकल्प ए के कथन नियम किसी स्थावर संपत्ति के या अनुवांशिक पद के कब्जे के बाद को लागू नहीं होती। तीनों ही कथन जो है सही है। इसमें यह है अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है जब कोई वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यार्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है वहाँ परिसीमा काल का चलना तब तक के बिना आरंभ न होगा जब तक कि वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता न चल जाए। सम्यक तत्परता से पता चल सकता था। तो आंसर है सी, ए और बी दोनों सही हैं। फ्रेंड्स, ये हमने लिमिटेशन एक्ट के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।